हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन फ्रॉम एचडीके क्लासेस। और आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री या साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यही आता है, मैटर होता क्या है। तो बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उन्हें मैटर कहते हैं। क्या बोला? कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब जगह घेरता हो, वो चीजें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे आपका पेन है, पेंसिल है, बुक्स, टेबल, फोन, आप खुद एक मैटर है। समझ पा रहे हैं? कौन सी चीज मैटर नहीं होगी? तो वो चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे या जिनके पास कोई मास ना हो उन्हें मैटर में कंसीडर नहीं करते। जैसे कि आपका लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, अफेक्शन हो गया, मैनर्स हो गए, थॉट हो गए, आइडिया हो गया, स्मेल जैसी चीजें, ये सारी चीजें किस में कंसीडर नहीं होती? मैटर में कंसीडर्ड नहीं होती, क्योंकि इनके पास ना तो मास है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सी चीज मैटर है, कौन सी चीज मैटर नहीं है, तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करा गया है, और इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि जो मैटर है फिजिकल बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो जो मैटर है ये 2 पार्ट में क्लासिफाई है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करा है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं। इसकी जो कंप्लीट स्टडी है वो हम अगले चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में सीखेंगे। तो आज हमें इस चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। देखिए, मैटर की 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, मीन्स जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को कंसिडर हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे मैटर किससे मिलके बना है, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। दूसरी चीज, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हर मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके स्पेस में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, मतलब स्पेस ना के बराबर होता है, बट स्पेस होता है। ठीक है। तीसरी बात, मैटर ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर के, या एटम्स जो होते हैं मैटर के अंदर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। चौथी चीज, पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। पहली प्रॉपर्टी कि मैटर किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने हैं, और ये एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। दूसरी प्रॉपर्टी कि इन मैटर्स के बीच में स्पेस होता है जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तीसरी चीज, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ऐसे ही लास्ट, ये जो पार्टिकल है ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। अपनी जगह पे कहो या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इनको हम एटम्स कहते हैं, और ये एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। पर अगर आप इसका एविडेंस देखना चाहते हैं कि मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है, तो एक तो होता है डिफ्यूजन और एक होता है ब्राउनियन मोशन। ये 2 फिनोमेना एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल को शो करते हैं। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। ये एक्टिविटी बता रही है कि आपका जो भी मैटर है वो सब किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और ये पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। एक्टिविटी कुछ नहीं है, आपके पास क्या है? एक बीकर में 100 ml पानी लिया। क्या लिया? 100 ml पानी लिया, और उस पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया जिसका कलर पर्पल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब जैसे ही आप 100 ml पानी में 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाओगे तो आप देखोगे कि 100 ml पानी क्या हो चुका होगा? पर्पल हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस 100 ml पानी से 10 ml के पानी को अलग निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? 10 ml के पानी को अलग निकाल लेना है, और उसमें वापस वाटर ऐड कर देना है। आप ये पाओगे कि जो पर्पल कलर है
ये फेड तो हो चुका होगा पर पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ होगा। विच मीन्स अब भी इस सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मौजूद है। फिर हमने क्या करना है, जो हमने 100 ml सॉल्यूशन एक और बनाया था, इसमें से वापस 10 ml सॉल्यूशन लेना है और इस 10 ml सॉल्यूशन को अलग बीकर में जो पानी है उसमें पलट देना है। आप ये पाओगे कि ये जो बीकर है जिसमें पानी था, वो पानी अब भी इस 10 ml की वजह से क्या होगा, फेड होगा। कलर तो फेड होगा पर पार्टिकल्स क्या मौजूद होंगे, जिसकी वजह से पर्पल कलर शो हो रहा होगा। हल्का बहुत ही होगा पर होगा। अब इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि आप जब भी हर बीकर में डिल्यूशन कर रहे हो, मतलब पानी को मिलाते जा रहे हो, आप ये पा रहे हो कि हर 100 ml के पानी में से जो आपने 10 ml पानी निकाला, उस 10 ml के पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसे कलर का था, पर्पल कलर का था। तो आपने देखा कि आपने जब 100 ml पानी लिया तो इसमें 1 चम्मच क्या लिया था आपने, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, और इस 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट में इतने ज्यादा पार्टिकल थे कि जब आप उसे डाइल्यूट करते हुए इस कंडीशन में लाए तो भी इसमें क्या मौजूद थे, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मौजूद थे, जो कि ये बता रहा है कि इतने से 1 चम्मच पानी में या 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट में काफी सारे क्या मौजूद थे, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का पर्पल कलर फेड तो होता चला गया बट कंप्लीटली क्या नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? तो ये एक्टिविटी एनसीईआरटी की है और ये पूछी जाती है कि इस एक्टिविटी में क्या होता है। तो ये एक्टिविटी यही बता रही है कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजन की तरफ। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू मैटर। कोई भी चीज हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इनकी एक टेंडेंसी है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं ना, इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जब ये डिफ्यूजन होता है ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि दो डिफरेंट मीडियम के पार्टिकल्स या दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या हो रहे होंगे, इंटरमिक्स हो रहे होंगे। इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि होगा क्या कि इस जगह जो पर्पल कलर था उसके कंपोनेंट ज्यादा थे और सॉल्यूशन में पर्पल कलर के कंपोनेंट थे ही नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि पर्पल कलर कंसंट्रेशन वाइज यहाँ पे ज्यादा था और इस समय कंसंट्रेशन बिल्कुल था ही नहीं। तो जैसे ही आपने इसे थोड़ी टाइम के लिए छोड़ा, पार्टिकल्स अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे और ये पूरा पर्पल कलर का पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, जो इस सॉल्यूशन को क्या बना रहा था, पर्पल बना रहा था। तो ये चीज क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मींस चारों तरफ क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं अपने आप ही, और इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन की वजह से पानी के पार्टिकल और ये पर्पल कलर के पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हुए दिखाई दे रहे, मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी बात, जो डिफ्यूजन रेट है ना, ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद समझाएंगे। वैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है। अगर वो पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव करेगा, तो मूव करने की वजह से इस पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसा देखा जाता है कि जिस भी मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा तेजी से मूव करके अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे पहुंचेगा, विच मीन्स आपका डिफ्यूजन उतना ज्यादा तेज होगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखना, जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा गैसेस में देखा गया है। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या हो पाते हैं, फ्री टू मूव होते हैं और बहुत तेजी से क्या कर पाते हैं, डिफ्यूजन कर पाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज कि जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अभी आप स्टेट चेंज की कंडीशन पढ़ेंगे कि आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को चेंज करना होता है। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस केस में मैटर का डिफ्यूजन रेट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपको डिफ्यूजन बढ़ाना है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप पार्टिकल की टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए,
तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब पार्टिकल कम मूव करने लगेंगे, और अगर ऐसा होगा तो डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन क्या बता रहा है कि हर एक मैटर किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और ये पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन है क्या, तो पहले तो समझते हैं ब्राउनियन मोशन डिस्कवर किसने करा। तो ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब ये ब्राउनियन मोशन है क्या, तो बेसिकली होता क्या है कि सभी को पता है कि अगर आपके पास कोई मैटर है तो मैटर किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, और ये पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे होंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके मोशन की स्टडी करी थी। और मोशन की स्टडी में क्या करा था कि एक लिक्विड या वाटर ले लेता और वाटर के सरफेस पे क्या डाल दिया था, पोलन ग्रेन्स डाल दिए गए थे। अब ये पोलन ग्रेन्स इतने ज्यादा हल्के होते थे कि जैसे जैसे वाटर के पार्टिकल्स मूव करते थे, वाटर के पार्टिकल्स पोलन ग्रेन्स से टकराते थे, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स भी क्या करने लगता था, मूव करने लगता था। और इसकी स्टडी उन्होंने माइक्रोस्कोप में देख के बताया कि जिस तरीके से पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होंगे। तो इन्होंने ये देखा कि सपोज करो कोई मैटर है ना, तो ये मैटर जो है ना सबसे पहले सीधा नहीं जाता, ये कैसा मोशन करता है, जिगजैग मोशन कर रहा होता है। और ये जिगजैग मोशन इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। ये पार्टिकल कुछ देर बाद इस तरफ मोशन करने लगे, हो सकता है ये पार्टिकल जिगजैग मोशन इस तरीके से करने लगे। तो ये जो पार्टिकल का जिगजैग मोशन है ना, किस डायरेक्शन में, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, इस मोशन ऑफ पार्टिकल को क्या कहते थे, ब्राउनियन मोशन कहते थे। कोई बात समझ आई, आगे बढ़े। देखिए ब्राउनियन मोशन पूछे तो क्या है, तो ब्राउनियन मोशन है रैंडम एंड जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का रैंडम डायरेक्शन में जिगजैग मोशन करना ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ब्राउनियन मोशन सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किस तरीके से डिस्कवर करा था, पानी के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स को डाल के माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करा था। पोलन ग्रेन्स हुआ क्या होगा, देखो पानी पार्टिकल मूव करते होंगे, तो अगर पानी के पार्टिकल मूव करते हैं तो पानी के पार्टिकल किससे टकराएंगे, एक दूसरे से भी टकराएंगे, साथ के साथ पोलन ग्रेन से भी टकराएंगे। और पोलन ग्रेन्स से जिस तरीके से टकराएंगे, पोलन ग्रेन्स भी उसी हिसाब से मूव करने लगेगा। और इस मूवमेंट को उन्होंने ब्राउनियन मोशन का नाम दिया था। यही ब्राउनियन मोशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने किस में देख सकते हो, खिड़की से आते हुए जो धूप आती है ना, उसमें देख सकते हो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, अपना रैंडम मोशन कर रहे होते हो। कभी ऑब्जर्व कर लेना कि अगर आपके पास एक हॉल है या कोई कमरा है, कमरे में से छोटी सी जगह से लाइट आ रही है, तो वो लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और इसमें जो प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, धूल जिसे कहते हैं, वो धूल की मोशन चेक करना, वो धूल कैसे कर रहे होंगे, रैंडमली जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। इसी मोशन को उन्होंने ब्राउनियन मोशन कहा था। दूसरी बात, जो ब्राउनियन मोशन है ये भी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। भाई ये तो है क्या, ब्राउनियन मोशन पार्टिकल का क्या है, पार्टिकल का ही तो मोशन है। और पार्टिकल का मोशन पिछली बार भी पढ़ा था डिफ्यूजन में कि पार्टिकल के मोशन की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। तो ब्राउनियन मोशन में भी क्या होगा, पार्टिकल का मोशन ही है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ब्राउनियन मोशन भी बढ़ रहा होगा। तो ब्राउनियन मोशन भी किसको बताता है, पार्टिकल के मोशन को बता रहा होता है कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला है सेकंड पार्टिकल कि मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। आपके पास एक वाटर है, वाटर में आपको क्या कर लेना है, पानी भर के वाटर के लेवल को मार्क कर लेना है। ठीक है, और फिर इसमें ऊपर से क्या डालना है, शुगर को डालना है। शुगर को डाल के उसमें घोल लेना है, स्टेयर कर लेना है। जब आप इसे स्टेयर कर लोगे, आप देखोगे कि जो शुगर के पार्टिकल है वो वाटर में क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। जब ये कंडीशन होगी ना, आप अपने लेवल जो आपने मार्क करा था उस लेवल को चेक करना। आप ये पाओगे कि जो पानी का लेवल है वो क्या नहीं होता, राइज नहीं होता। राइज नहीं होता इसका मतलब जो शुगर के पार्टिकल थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था ना, उसमें जाके क्या हो गए होंगे, सेटल डाउन हो चुके होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। तीसरी चीज, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब जो मोशन की बात थी वो हमने ब्राउनियन मोशन में भी सीखा था, और आप किस में भी देख सकते हो, अपने घर में जलती हुई अगरबत्ती को भी देख सकते हो। होता क्या है कि जब आपके घर में आपकी मामा पूजा करती है और वो अगरबत्ती जलाती है, तो अगरबत्ती अगर एक कॉर्नर में जल रही होगी ना, तो उसकी फ्रेग्रेंस किस में आ रही होगी, पूरे रूम में क्विकली फैल जाती है।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी सेम ही है, क्योंकि ये जो पार्टिकल होंगे अगरबत्ती के, ये एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होके मूव करके रैंडमली ऑल डायरेक्शन में जा रहे होंगे। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से, जिसकी वजह से रूम के हर कॉर्नर पे आपको क्या आ रही होगी? इस पार्टिकल की फ्रेग्रेंस आ रही होगी। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि भैया बताओ, जो आप इंस्टेंट स्टिक जलाते हो उसकी स्मेल पूरे रूम में क्यों फैल जाती है? तो आप बताते हैं कि इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में इसलिए क्विकली फैल जाती है क्योंकि अगरबत्ती के या जो इंस्टेंट स्टिक के पार्टिकल है ये एयर के साथ मिक्स होकर रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं डिफ्यूजन की वजह से, जिसकी वजह से रूम के हर एक कॉर्नर पर आपको उसकी स्मेल आ रही या फ्रेग्रेंस आ रही होती है। और ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर पार्टिकल मैटर के अंदर का एक दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा होता है? बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सपोज करो एक पार्टिकल है या एक मैटर है, ये मैटर किससे मिलके बने होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। और ये कहा जाता है कि ये पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सभी को पता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर आपको इनकी कंपैरेटिवली स्टडी करनी है या ऐसा कहो कि इनके बीच का डिफरेंशिएट देखना है तो आप इसके 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके पार्टिकल्स के स्पेस के बारे में कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस गैप कितना है, लिक्विड के कितना है, या गैसेस के कितना है। दूसरी चीज आप बात करेंगे इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि सॉलिड के पार्टिकल कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ, या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या गैसेस के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तीसरी चीज आप इनके बीच में देखोगे कि इनके बीच का मोशन कैसा है। जो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं ये मूवमेंट किस तरीके से होती है। और ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है और यही तीनों चीजें लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों के स्टेट को क्या कर रही होती है? डिफरेंशिएट कर रही होती है और प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस लाती है। एक एक करके समझते हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। देखिए, अगर आप सॉलिड की बात करें तो आपके पास कोई मैटर है। ये मैटर किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और अगर इन पार्टिकल्स के आप अरेंजमेंट चेक करोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा जो मैं बना रहा हूं। क्या? कि ये जो पार्टिकल है ये कैसे बन रहे हैं? क्लोजली पैक्ड है। कैसे हैं? ध्यान से देखिए, तो जो सॉलिड के पार्टिकल है ना वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्लोजली पैक्ड दिखाई दे रहे हैं। अब कोई आपसे पूछे कि कोई भी चीज क्लोजली पैक्ड क्यों होती है? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता होगा? काफी स्ट्रांग होता होगा। तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे दिखाई दिए? क्लोजली पैक्ड दिए। क्लोजली पैक्ड क्यों दिखाई दिए होंगे? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अब एक बात बताओ, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है तो क्या इनके बीच में आपको गैप दिखाई देगा या स्पेस दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना वो सॉलिड में ना के बराबर होता है। मतलब होता होगा तो बहुत कम होता है, वैसे तो कहते हैं ना के बराबर ही होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर है तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं। तो आप कह सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये सिर्फ अपनी जगह क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। मीन्स दे ओनली वाइब्रेट in its mean position, in its mean position। भाई पार्टिकल जा तो सकते नहीं है एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को खींच रही होती है। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे ना तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। और क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? तो इसी के बेसिस पे आगे प्रॉपर्टी को समझते हैं। पहले समझो सॉलिड के पार्टिकल कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो पार्टिकल की स्पेस क्या होगा? ना के बराबर होगा। अगर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ वो क्या कर सकता है? अपनी जगह वाइब्रेट कर सकता है। और अपनी जगह अगर वो वाइब्रेट करेगा ना तो उसकी स्पीड भी वाइब्रेशन की क्या होगी? कम होगी। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी।
ठीक है। अच्छा, यही रीजन है कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, सॉलिड क्या नहीं हो पाते, कंप्रेस नहीं हो पाते। कंप्रेस का मतलब होता है कि किसी भी मैटर पे अगर आप फोर्स लगाओ और वो फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या आ जाए, पास पास आ जाए, इस प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो सॉलिड की पार्टिकल पहली क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और अगर ये पहली क्लोजली पैक्ड है तो आप फोर्स लगा के इन पार्टिकल को क्या नहीं लाओगे, और ज्यादा पास नहीं ला पाओगे। तो हम कहते हैं कि सॉलिड क्या नहीं होती, कंप्रेस नहीं होती। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी थी, कोई दिक्कत। अच्छा, सॉलिड से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसे समझो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि हमने पढ़ा कि सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो अगर हम एक चीनी को या बहुत सारी चीनी को किसी चीनी के डब्बे में डालते हैं तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो सब क्या ले लेते हैं, चीनी के डब्बे की शेप ले लेते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि जो शुगर या सॉल्ट है ये जो होते हैं कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें ये रखे हैं, तो इन्हें सॉलिड क्यों कहा जाता है। तो आप ऐसा कहेंगे कि जो चीनी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका शेप और उनका वॉल्यूम तो फिक्स है, इसी वजह से वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। क्या बोला कि जो सॉलिड या सॉल्ट का, ये जो शुगर या सॉल्ट का इंडिविजुअल पार्टिकल है, एक अकेला पार्टिकल है, उसकी शेप और साइज दोनों फिक्स होती है, इसी वजह से वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। दूसरी चीज आपसे कहा जाता है कि जो रबर बैंड है ये अपनी शेप को चेंज कर लेती है जब आप इसे स्ट्रेच करते हो। हमने पढ़ा है कि सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। तो अगर रबर बैंड को फोर्स लगा के हम क्या करें, कंप्रेस या खींचे, तो स्ट्रेच करें, तो उसकी शेप क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। तो ये सॉलिड क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि रबर बैंड में अगर आप फोर्स जो आप लगा रहे हो, मीन जो आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो, अगर आप इस स्ट्रेचिंग फोर्स को हटा दो तो रबर बैंड वापस अपनी शेप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और अगर वो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेगा, विच मीन्स ये क्या है, ये एक सॉलिड है। तो ठीक है। तीसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होते, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगाओ तो पार्टिकल क्या नहीं होते, पास नहीं आते। तो हमारे पास एक स्पंज है, वो स्पंज कंप्रेस हो जाता है, तो स्पंज को सॉलिड क्यों कहते हैं। तो आप बताएंगे कि जो स्पंज होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे कह लो स्पंज के बीच में क्या होती है, छोटी छोटी सी एयर्स होती है, और यही एयर है जब आप प्रेस करते हो ना तो यही एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से स्पंज क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और जब आप क्या करते हो, अपनी फोर्स को हटाते हो तो वापस एयर अपनी जगह पे आ जाती है और स्पंज को वापस फुला देती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्पंज है वो कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच की प्रेजेंट एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है जब आप उस पर फोर्स लगाते हो, इसलिए ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। बट इसे स्पंज को क्या में कंसीडर करा जाएगा, सॉलिड में कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला है लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट, लिक्विड। तो ये देखा गया कि अगर आप लिक्विड के पार्टिकल को देखो तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आप इसकी स्टडी भी कर सकते हो। तो कोई आपसे पूछे लिक्विड क्या है, तो लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिनके पार्टिकल कैसे पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। अगर इनके पार्टिकल लूजली पैक्ड है तो लूजली पैक्ड क्यों होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा वीक होगा सॉलिड के कंपेयर। तो हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लिक्विड में स्ट्रॉन्ग या स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना तो पार्टिकल के बीच की दूरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। अच्छा, अगली बात लिखी नहीं है पर उसे ध्यान से सुनना कि अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो पार्टिकल्स चाहते तो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाएंगे, और अगर ये मूव कर पाएंगे तो इनके पास सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या बोला कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन मूव from one place to another, one place to another। अगर सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं
मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये चीज याद रखना क्या, कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा अगली चीज सीखो कि इनकी फिक्स शेप तो नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होती है। देखो पार्टिकल के बीच में फोर्स तो है, ये फोर्स भले ही इनकी शेप को फिक्स नहीं रख पाए पर इनको क्या रखेगा, एक साथ रखेगा। एक साथ रखेगा तो इनकी वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स होगी। तो कोई आपसे पूछे ना कि भाई लिक्विड की क्या खास बात है, तो लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता, ये जिस कंटेनर में रखते हो उस कंटेनर की शेप ले लेता है बट इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लास्ट चीज, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, वैसे तो कंप्रेस बहुत कम होते हैं बट कंप्रेस किया जा सकता है थोड़ा ज्यादा। तो दे आर स्लाइटली कंप्रेस, इनको आप थोड़ा ज्यादा थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी सॉलिड से क्या होती होगी, कम होती होगी, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये रिजिड नहीं होते, मतलब ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाते जब इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखा जाए। और लास्ट पॉइंट, ये फ्लूइड है, मतलब ये क्या कर पाते हैं, इजिली फ्लो कर पाते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, लिक्विड की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए गैसेस के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में देखा गया कि ये बहुत ज्यादा हाईली लूजली पैक्ड है। जैसे ये पार्टिकल इतने ज्यादा दूर हो तो एक दूसरे से, ये पार्टिकल है किसके, गैसेस के। तो गैसेस के पार्टिकल कैसे है, हाईली लूजली पैक्ड है। अच्छा ये इतनी दूर दूर है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा, ना के बराबर। तो यही है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होगा तो पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे होंगे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं। मीन्स पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है किसमें, गैसेस में। अच्छा अगर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो पार्टिकल के पास मौका है, ये क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कितनी तेजी से मूव कर सकते हैं। विच मीन्स जो पार्टिकल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बहुत हाई स्पीड से। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि इनके पास सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा अगला, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती गैसेस की, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती। ऐसा कहा जाता है कि जिस कंटेनर में आपने गैस को फिल करा है ये उसी का शेप ले लेते हैं और उसी की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है भाई पार्टिकल के बीच में काफी सारा गैप है। अगर आप प्रेशर लगाओगे एक्सटर्नल प्रेशर तो ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पार्टिकल क्या आने लगेंगे, क्लोज आने लगेंगे। क्लोज आने लगेंगे तो ये क्या होंगे, कंप्रेसिबल होंगे। तो ये कहता जाता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगला, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। दे आर नॉट रिजिड। ये अपनी शेप को फिक्स नहीं रख पाते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो फिक्स क्या रखेंगे। तो दे आर नॉट रिजिड। और लास्ट पॉइंट, दे आर फ्लूइड। ये बहुत तेजी से फ्लो कर पाते हैं तो इनको आइडल फ्यूल का फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत इजीली फ्लो कर पाते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, गैसेस की प्रॉपर्टी थी। ठीक है। आगे बढ़े, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब आप जो है स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। विच मीन्स अगर आप चाहें तो आप सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं या इसका उल्टा लिक्विड को वापस सॉलिड में बदल सकते हैं, या फिर सॉलिड को किस में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं, या फिर गैस को वापस लिक्विड में बदल सकते हैं। तो ये कहलाता है स्टेट का चेंज होना, मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि आप किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हो। तो अगर आपको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो आप दो तरीके से स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। पहला, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप प्रेशर चेंज कर सकते हैं। तो अभी समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर को और यही समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो जब भी आप किसी भी चीज को, पहली बात, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के बीच में दो तरीके की एनर्जी है। कितने तरीके की, पार्टिकल के बीच में दो तरीके की एनर्जी है। एक एनर्जी होती है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और
एक होती है पार्टिकल के किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से, किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, मतलब पार्टिकल जो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फाइट हो रही होती है ना, वो फाइट होती है किस किस के बीच की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच की। अगर आपको स्टेट को चेंज करना होता है ना, तो किसी भी तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर दो, बढ़ा दो, तो स्टेट चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में दो तरीके की एनर्जी के बीच में क्या चल रही होती है, लड़ाई चल रही होती है। पहली एनर्जी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और दूसरी एनर्जी उनके मूवमेंट की वजह से। एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। ठीक है, पानी पी लो एक मिनट। ठीक है, आप समझते हैं कि आप स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हो। तो देखिए, हमारे पास एक सॉलिड है, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, और हम चाहते हैं सॉलिड को किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टेम्परेचर को राइज करना होता है। अब टेम्परेचर को राइज करने का मतलब है हमें इसे क्या करना होगा, हीट करना होगा। देखिए होगा क्या, अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी, जो स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब आपने हीट एनर्जी दी, और हीट एनर्जी बढ़ाने से पार्टिकल क्या गेन कर लेंगे, इस हीट एनर्जी को गेन कर लेंगे। और पार्टिकल अगर इस एनर्जी को गेन करते हैं तो पार्टिकल की कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ती है। क्या बढ़ती है, पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हीट एनर्जी के लेने की वजह से पार्टिकल की मोशन या मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पार्टिकल की मोशन बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रही है, तो पार्टिकल की एक्चुअली में क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब पार्टिकल और तेजी से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अभी क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पे कौन सी एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी। पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं कर पा रही, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रही। आपने और ज्यादा हीट दिया, टेम्परेचर और बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अब भी ओवरकम नहीं कर पाई। एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये एनर्जी इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल क्या होने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे। मींस हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाए ना, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर जाती है। और अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल के बीच का क्या बढ़ने लगता है, स्पेस बढ़ने लगता है। और सभी को पता है पार्टिकल के बीच की अगर स्पेस बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी क्या लग रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। अगर मुझे इसे गैस में बदलना है तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना होगा, हटाना होगा। और अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना है तो मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, और ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाऊंगा, हीट एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, पार्टिकल मोशन उतना ज्यादा तेजी से करेगा। पार्टिकल का मोशन जितना ज्यादा तेजी से होगा, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी। और एक समय बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि जो बची कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी तोड़ के पार्टिकल को क्या कर देगी, अपने आप दूर दूर चले जाएंगे। मतलब इनके बीच में जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हट जाएगी काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से। और हम कहेंगे कि जो सॉलिड है वो किस में बदल गया, सॉलिड गैसेस में बदल, सॉलिड लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड किस में बदल गया, लिक्विड गैस में बदल गया। तो कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तो आप सिंपल वर्ड याद रखना कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, विच मीन्स आप सब्सटेंस को क्या दे रहे होते हैं, हीट एनर्जी दे रहे होते हो। वो हीट एनर्जी कौन गेन करता है, पार्टिकल्स गेन करते हैं मैटर के। पार्टिकल्स हीट एनर्जी को गेन करके अपनी क्या बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। और स्पीड बढ़ाने की वजह से पार्टिकल की क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके पार्टिकल को क्या ले आती है, दूर दूर ले जाती है। और हम कहते हैं कि सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। फिर हम कहेंगे कि अगर मुझे लिक्विड को किस में बदलना है, गैस में बदलना है,
तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो पार्टिकल हीट एनर्जी और गेन करेगा। पार्टिकल हीट एनर्जी और गेन करेगा तो उसके मोशन के बढ़ने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। मोशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के बाद जो बचा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में बदल जाएंगे। तो सिंपली कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी पार्टिकल गेन करते हैं। हीट एनर्जी गेन करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो बचे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके पार्टिकल को दूर ले जाती है, और हम कहते हैं स्टेट चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब गैसेस को लिक्विड में लाना है और लिक्विड को सॉलिड में, तो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, स्लो डाउन करूंगा। मतलब सब्सटेंस से हीट को क्या कर लूंगा, एब्जॉर्ब करा दूंगा। तो होगा क्या कि जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से पार्टिकल जो बहुत तेजी से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वो रैंडमनेस क्या होने लगेगी, स्लो डाउन होने लगेगी। फिर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल जो होते हैं वो पास पास आने लगेंगे और उनके बीच में वापस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, और हम कहेंगे कि गैस किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। टेम्परेचर को आप और ज्यादा स्लो डाउन कर दो, टेम्परेचर और ज्यादा फॉल करेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम होगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उसको एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से पार्टिकल उतना ज्यादा क्या आएगा, पास आएगा, और हम कहेंगे लिक्विड किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को गैस में बदलना है तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना होगा, राइज करना होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसका उल्टा, अगर मुझे गैस को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को सॉलिड में बदलना है तो मैं क्या करूंगा कि टेम्परेचर को फॉल डाउन करा दूंगा। ठीक है, तो ये था स्टेट ऑफ मैटर को क्या करना, शो करना कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को क्या टर्म दिए जाते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है फ्यूजन, या जिसको मेल्टिंग कहते हैं। अब ये मेल्टिंग और फ्यूजन क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। अब सभी को पता है कि जो मेल्टिंग या फ्यूजन है उस चीज को करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उस टेम्परेचर को सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। दूसरे टर्म आता है वही बॉइलिंग, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हर सब्सटेंस का अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। ठीक है, तीसरा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका उल्टा, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा जाए, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड में चेंज हो रही है उस टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। और लास्ट क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, उस प्रोसेस कूल करके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो रही हो या जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस सॉलिड में चेंज हो रहा हो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कह सकते हैं कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये टर्म्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग के नाम से या फ्यूजन के नाम से जाना जाएगा। इसका उल्टा, अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं, इस टेम्परेचर या इस प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपोराइजेशन कहेंगे। और इसका उल्टा, अगर कोई प्रोसेस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। अच्छा, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेट पार्टिकल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ बिना लिक्विड में स्टेट चेंज हुए बिना, ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सब्लिमेशन क्या है, तो अगर कोई सॉलिड टेम्परेचर राइज करने पे डायरेक्टली गैस में बदल जाए
बिना लिक्विड में बदले, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्टा पॉसिबल है कि अगर कोई गैस बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में यही है कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में बदल जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन करते हैं, मींस वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदलते हैं, उन सब्सटेंस को सब्लिमेट पार्टिकल कहते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल याद रखना, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट पार्टिकल है, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासाइन, ये सारे एग्जाम्पल किसके, सब्लिमेट पार्टिकल के। मींस ये ऐसे सॉलिड है जो हीट करने पे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही ऐसे सब्सटेंस है जिनको कूल करने पे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलेंगे। तो डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड में, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, बिना कूलिंग पे। इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेट पार्टिकल ही डिपोजिशन करते हैं और सब्लिमेशन भी करते हैं। तो ये था आपके पास क्या, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर, कि स्टेट, मैटर के स्टेट का क्या होना, चेंज होना। अच्छा, मैटर के स्टेट को चेंज होने के लिए सबसे पहले समझते हैं लेटेंट हीट के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लेटेंट हीट। ये क्या होता है उसे समझो। देखिए, आपसे अगर मैं कहूं कि आपके पास एक वाटर है, तो वाटर की कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे वाटर की तीनों स्टेट होती है। वाटर वेपर स्टेट में भी होता है जिसे गैसेस कहते हैं, और वाटर आइस फॉर्म में भी होता है जो कि इसके सॉलिड फॉर्म है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको वाटर को किस में बदलना है, आइस में बदलना है, या आइस को किस में बदलना है, वाटर में बदलना है, तो ये चीजें होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आपको वाटर को किस में बदलना है, वेपर में, या वेपर को किस में बदलना है, वाटर में, तो ये टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हम कह सकते हैं वाटर का जो आइस फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपोराइजेशन पॉइंट कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कंडेंसेशन पॉइंट भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कहानी सुनना, होता क्या है। सपोज करो आपके पास एक वाटर, मतलब वाटर है आपके कंटेनर में, और इस वाटर को आप 20 डिग्री पे हीट कर रहे हो। तो आप देखोगे कि 20 डिग्री पे हीट करने पे, और ऊपर से जब आप इसमें थर्मोमीटर लगाओगे, तो आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप इसे हीट कर रहे हो ना, वैसे वैसे थर्मोमीटर की रीडिंग क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और ये टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये चीज कब तक होगी, ये चीज जब तक होगी जब तक इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 100 डिग्री ना हो जाए। अब आप क्या करना, 100 डिग्री पे जब ये आपका टेम्परेचर पहुंच जाए थर्मोमीटर की रीडिंग के हिसाब से, उसके बाद आप इसे हीट करते रहना। होगा क्या, जैसे जैसे आप इसे हीट करोगे वैसे वैसे ये जो लिक्विड के पार्टिकल है किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, मींस वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और ये सारे पार्टिकल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस दौरान अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर में क्या नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आप 20 से 30 डिग्री तक ले जाओ, जब आप 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट करते हो, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है, टेम्परेचर और ज्यादा राइज होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप कंटिन्यूसली से हीट करते हो, तो आप देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये वाटर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। बट जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो आपने सारी हीट दी थी ना, वो हीट अब टेम्परेचर को क्या नहीं कर रही, राइज नहीं कर रही। तो वो क्या कर रही है, तो वो जो हीट है ना, वो इनके बीच के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जा रही है, और इनके स्टेट को चेंज होने में मदद कर रही है। तो ऐसी हीट जो सप्लाई की जाती है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट की खासियत है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करते हो, तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट देते हो वो लेटेंट हीट होती है। और ये लेटेंट हीट देते समय सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, पर सब्सटेंस का क्या नहीं होता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा होता। और ये जो लेटेंट हीट वाली कहानी है, ये सिर्फ कब काम आती है, ये सिर्फ जब काम आती है जब अपने सब्सटेंस या तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, या सब्सटेंस का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा। समझ पा रहे हो। तो कोई आपसे पूछे ना लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है, लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो किसी स्टेट को चेंज करने के लिए दी जाती है।
बिना टेम्परेचर को चेंज करे। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस में आपने पानी को हीट करना स्टार्ट करा, तो क्या आपका टेम्परेचर राइज होगा? तो आंसर है नहीं। तो क्या होगा उस हीट से? तो उस हीट से इसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो उस हीट को, स्पेसिफिक हीट को जो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रहे हो स्टेट को चेंज करने के लिए, उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। याद रहेंगी? क्या बोला कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो यूजुअली उसका टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। हीट करने पे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। पर ये चीज जब तक होगी जब तक वो सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट पे नहीं आ जाता। पर जब वो सब्सटेंस अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है तो उस समय जो आप हीट देते हो वो हीट टेम्परेचर को राइज ना करके उनके बीच की बॉन्ड को तोड़ने में, उनके बीच के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में और स्टेट के चेंज करने में लग जाती है, और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है? तो कोई आपसे पूछे ना लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट वो एनर्जी है जो किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए सब्सटेंस को दी जाती है, और जब आप लेटेंट हीट दे रहे हो तो सब्सटेंस के टेम्परेचर में क्या नहीं आता? कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जो आपने हीट दी वो हीट सारी कहाँ इस्तेमाल होगी? उनके पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा के उस स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होगी। ठीक है? लेटेंट हीट दो तरीके के होते हैं। देखो, फ्यूजन का मतलब क्या बताया? फ्यूजन का मतलब सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना? गैस में कन्वर्ट होना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, जो सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या ना करे? चेंज ना। तो कोई आपसे पूछे ना लेटेंट हीट क्या है, तो द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को चेंज करे 1 kg सब्सटेंस के सॉलिड को किसी स्टेट में लाना है, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो हीट आप देते हो वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ऐसे कोई आपसे पूछे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो वेपर का मतलब होता है लिक्विड का क्या होना? गैस में कन्वर्ट होना। तो ये वो हीट एनर्जी है जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है बिना टेम्परेचर को चेंज करे बिना। तो द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? आगे बढ़े। देखिए, आपके पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इवेपोरेशन का। किसका? इवेपोरेशन। अब कोई आपसे पूछे कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो बेसिकली इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा होता है? वेपर में चेंज हो रहा होता है, पर अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले के टेम्परेचर पे। क्या बोला? कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से पहले। तो समझते हैं इवेपोरेशन में क्या अंतर है। देखो, कोई आपसे पूछे ना इवेपोरेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर कोई पानी गिर जाए तो थोड़ी समय बाद वो पानी क्या हो जाता है? भाप बन के उड़ जाता है, मीन्स क्या हो जाता है? वेपोराइज हो जाता है। पर हमने ये सीखा कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री टेम्परेचर। पर हमने देखा कि रूम टेम्परेचर तो 100 डिग्री के बराबर नहीं है, फिर भी वो वाटर क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो कोई ऐसा फिनोमिना भी है जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले। इस फिनोमिना को ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा इवेपोरेशन को समझते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, होता क्या है, सभी को पता है कि एक लिक्विड किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। अब इसमें अगर आप पार्टिकल की बात करें ना, तो पार्टिकल दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के पार्टिकल होते हैं? दो। एक वो पार्टिकल जो सिर्फ किस पे मौजूद है? सरफेस पे मौजूद है। किस पे मौजूद है? सिर्फ सरफेस पे मौजूद है। एक वो पार्टिकल जो सरफेस से नीचे नीचे है। तो वो पार्टिकल जो सरफेस से नीचे नीचे है उनको बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल, ऐसी नाम दे दिया। और वो पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सरफेस मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरफेस मॉलिक्यूल के। अब होता क्या है कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। किसके कंपैरिजन में? बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। जैसे सबसे पहला एडवांटेज, अगर आप इस बल्क मॉलिक्यूल के पार्टिकल को ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल को ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है, ये वाला भी, ये मतलब इस पे फोर्स किस तरफ से लग रही है? चारों तरफ से लग रही है। ऐसी
इस बल्क मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसे नीचे वाला भी खींच रहा होगा, ये वाला भी खींच रहा होगा, इस तरफ से भी फोर्स लग रही होगी, इस तरफ से भी, ऊपर से भी और साइड से भी। बट अगर आप सरफेस मॉलिक्यूल को देखो तो सरफेस मॉलिक्यूल के नीचे से फोर्स लग रही है, साइड से फोर्स लग रही है, बट कहां से फोर्स नहीं लग रही, ऊपर से फोर्स नहीं लग रही। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सरफेस मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम एक्सपीरियंस करता है। मींस सरफेस मॉलिक्यूल पे लगने वाला फोर्स क्या है, कम है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। दूसरी बात, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके पास इनके कंपैरिजन में थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, मतलब ये ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं किसके कंपैरिजन में, इन बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो होता क्या है कि जब ये सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं तो एक तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, दूसरा ये क्या है, ये पार्टिकल के पास एनर्जी भी ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करके सिर्फ अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा के और क्या हो जाते हैं, वेपोराइज्ड हो जाते हैं। और इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोला कि एक्चुअल में इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है या बल्क फिनोमिना है। तो इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या हो रहे हैं, इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, या सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए हम इस फिनोमिना को, इवेपोरेशन फिनोमिना को कौन सा फिनोमिना कहते हैं, सरफेस फिनोमिना कहते हैं। क्या नहीं कहते, बल्क फिनोमिना नहीं कहते। अब कोई पूछे कि सरफेस मॉलिक्यूल क्यों इवेपोरेट हो जाते हैं, तो एक तो उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है, दूसरे उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी क्या कर रही होगी, इसको गैसेस स्टेट में लाने के लिए एंजॉय करा रही होगी, ऐसा कर रही होगी जल्दी जल्दी गैसेस स्टेट में आए। तो इस गैसेस स्टेट में आने के लिए इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हटाना होता है। इनको हटाने के लिए एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से। और अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई अगर आप हीट कहां से सराउंडिंग से लेते हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और ये पार्टिकल क्या होंगे, भाप बन के उड़ गए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, इवेपोरेशन है क्या। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले की किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, इवेपोरेशन या बॉइलिंग में। तो ध्यान से सुनना, बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, बॉइलिंग कैसे टेम्परेचर पे होता है, डेफिनेट टेम्परेचर पे होता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। दूसरी चीज, जो बॉइलिंग है ना, ये पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये पूरे एक साथ क्या होने लगते हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। पर इवेपोरेशन में जो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल है, यही क्या हो रहे होते हैं, इवेपोरेट हो रहे होते हैं। तीसरी चीज, आपने सुना था बॉइलिंग में आप स्टेट को चेंज करते हो, तो इस चीज का, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो आप लेटेंट देते हो हीट, वो हीट लेटेंट हीट के फॉर्म में देते हो, जो एनर्जी को क्या नहीं करता, सराउंडिंग की एनर्जी को चेंज या सराउंडिंग के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। पर ये जो सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये जो इवेपोरेशन है, इसने अपने आप को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट कहां से ली, सराउंडिंग से ली ना। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर दिया इसने, चेंज कर। तो बॉइलिंग में तीसरा पॉइंट यही है कि जो बॉइलिंग होता है ना, उसमें लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इवेपोरेशन में लिक्विड का टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। चौथी चीज, बॉइलिंग एक रैपिड और वायलेंट प्रोसेस है, या इसी को कह सकते हैं कि बॉइलिंग एक कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। यही जो इवेपोरेशन होता है ना, वो स्लो प्रोसेस होता है और साइलेंट प्रोसेस होता है। होप कि इवेपोरेशन में आपको समझ आया डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर। आगे बढ़े, देखिए अगला है फैक्टर्स डेट इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स जो किसको इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, चार फैक्टर है। कितने फैक्टर, चार। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर, टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि जो इवेपोरेशन है, क्या है, जो इवेपोरेशन, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन रेट क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हो तो इवेपोरेशन रेट क्या होता है, घटता है। आपने देखा होगा जब गर्मियों के मौसम में बहुत तेज धूप आती है, तो धूप जब ज्यादा आती है ना, तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है और कपड़े जल्दी सूख रहे होते हैं। बस यहीं पे अगर शाम के समय की बात करा जाए तो कपड़े कम सूख रहे होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से इवेपोरेशन घटता है।
दूसरा होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कितना सरफेस एरिया ले रहा है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है, क्या है आपके पास एक गिलास पानी, और दूसरी तरफ आपके पास एक और गिलास पानी है, पर इस पानी को आपने क्या कर दिया, जमीन पे गिरा दिया। तो आप ये पाओगे कि जब ये पानी जमीन पे गिरेगा, वॉल्यूम तो सेम है, पर ये वाला पानी सरफेस एरिया ले रहा है सिर्फ इतना, और ये वाला पानी सरफेस एरिया क्या लेगा, ज्यादा लेगा। और आप ये देखोगे थोड़ी देर बाद ये वाला पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है एस या ए कह लो, जो सरफेस एरिया है ए, तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा ना, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना कम होगा। आप ऐसा नोटिस भी करके देखना है कि एक गिलास पानी को उछल देना, मतलब गिरा देना जमीन पे, तो जो पानी है वो सरफेस एरिया ज्यादा लेगा, तो वो थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, पानी सूख जाएगा। बट जो गिलास में पानी होगा उसे शाम तक भी देख लोगे ना, तो वो क्या नहीं होगा, सूखेगा नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम हो जाता है। अच्छा, तीसरा होता है विंड स्पीड। क्या, विंड स्पीड। विंड स्पीड को डब्ल्यू से दिखा देते हैं। तो ये देखा गया कि विंड स्पीड जितनी ज्यादा इवेपोरेशन उतना ज्यादा, विंड स्पीड जितनी कम इवेपोरेशन उतना कम। जैसा आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जब फ्लोर पे क्लीनिंग कर रही होती है या पोछा लगा रही होती है, तो अगर आपकी मम्मा फैन ऑन कर दे, तो फैन ऑन पे जो पोछा लगा है वो जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा है, तो पानी में जो फ्लोर पे पड़ा पानी है वो क्या हो जाता है, बहुत तेजी से इवेपोरेट होने लगता है। तो ये तीन फैक्टर याद रखना, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया और विंड स्पीड हो गया। ये तीनों टेम्परेचर इवेपोरेशन से कैसा रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट। मींस तीनों चीजों को बढ़ाने से, टेम्परेचर, सरफेस एरिया या विंड स्पीड, तीनों चीजों के बढ़ाने से इवेपोरेशन रेट बढ़ता है, और तीनों चीजों के घटाने से इवेपोरेशन रेट घटता है। और चौथा जो टर्म आता है वो होता है ह्यूमिडिटी। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर एटमोस्फेयर। हमारे एनवायरमेंट में या हमारे एटमोस्फेयर में कितने ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये देखा गया है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है ना, इवेपोरेशन रेट उतना कम होता है। क्या बोला, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा इवेपोरेशन रेट उतना कम, या ह्यूमिडिटी जितनी कम इवेपोरेशन रेट उतना ज्यादा। आपने नोटिस करा होगा कि बारिश के समय या बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी है अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बारिश के मौसम में कपड़े सूखते नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन रेट क्या होने लगता है, घटने लगता है। यहीं जब धूप और वैसा मौसम होता है, धूप का मौसम, तो ह्यूमिडिटी वहां पे क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट बढ़ता है और कपड़े जल्दी सूखने लगते हैं। तो ये था इवेपोरेशन के फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए, कहा जाता है कि जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग कॉज करता है। क्या बोला, जो इवेपोरेशन है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। इसको जरा ध्यान से समझना होता है। सपोज करो ये आपके पास क्या है, आपका हैंड है, ये आपके पास क्या है, आपका हैंड है, और इस हैंड पे क्या है, पानी रखा है। ये सपोज करो इस हैंड पे कोई पेट्रोल रखा है, क्या रखा है, पेट्रोल। अब होगा क्या कि सरफेस एरिया ज्यादा है, पेट्रोल को क्या होना पड़ेगा, इवेपोरेट होना पड़ेगा। और पेट्रोल जब इवेपोरेट होता है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी एनर्जी को क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो उस कंडीशन में ये जो पेट्रोल है ये अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए आपकी जो हैंड है उससे हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर अपनी हीट, आपकी हैंड से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके हैंड से हीट गई तो आपका हैंड क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इवेपोरेशन होता है ना, तो उससे क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो आप कह सकते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये कूलिंग क्यों होती है तो समझते हैं। देखो, किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होता है। और ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन किससे लेता है, किसी भी चीज से ले लेता है। जिस भी चीज से वो इवेपोरेशन के लिए हीट लेगा वो चीज क्या हो जाएगी, हीट लॉस करने की वजह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। तो कोई आपसे पूछे ना इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो आप बताना कि हाँ इवेपोरेशन कूलिंग करता है। पूछे हाउ, तो आप बताना कि इवेपोरेशन के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है, मीन्स लिक्विड को वेपोराइज होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है, वो हीट एनर्जी सब्सटेंस अपने सराउंडिंग से गेन कर लेता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग की हीट एनर्जी लॉस होने की वजह से सराउंडिंग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इसी इफेक्ट को हम इवेपोरेशन कॉज कूलिंग कहते हैं। इसी के बेस बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसे समझते हैं। समझ, सबसे पहला है हैंड वाला।
भाई अब कभी भी आप अपने हाथों पे स्पिरिट रख लो या पेट्रोल रख लो, स्पिरिट मतलब एसीटोन या नेल नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है एसीटोन, उसकी बात करें। तो अगर आप अपने हाथ पे स्पिरिट या पेट्रोल को रखते हो, आप ये नोटिस करोगे कि आपका हाथ अचानक से क्या फील करेगा, बहुत ठंडा फील करता है। ऐसा क्यों होता होगा? तो ऐसा इसलिए होता होगा कि जैसे ही आपने पेट्रोल को अपने हाथ पे रखा, ये पेट्रोल अपने आप को वेपोराइज होने के लिए हीट एनर्जी गेन करेगा कहाँ से? आपके हाथों से। और अगर आपके हाथों से हीट एनर्जी गई तो आपका हाथ क्या करेगा? कूल हो जाएगा। और यही क्या दिखाता है? कूलिंग फील कराता है। तो कोई आपसे पूछे कि आपका जो हैंड है वो कोल्ड फील इसलिए क्यों करता है जब आप उसे पेट्रोल रखते हो, तो आप बता देना कि जो पेट्रोल है ये अपने आप को वेपोराइज करने के लिए जो हीट लेगा वो कहाँ से लेगा? आपके हैंड से लेगा। और हैंड से हीट लॉस होने की वजह से आपको हैंड्स में कैसा फीलिंग आएगी? कूलिंग इफेक्ट आएगा और आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। ऐसी दूसरा फिनोमिना होता है कौन सा? कि जो गर्मियों के सीजन है उसमें आप मटका रखते हो। अर्थ पॉटन मतलब मटका। अगर आप मटके में पानी डाल दो तो मटके का पानी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। गांव में आज भी मटकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है? तो देखिए, जो आपका मटका होता है ना, मटके के बीच में छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स। मटके के बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उन होल्स से कौन बाहर आता है? अंदर का पानी बाहर आ रहा होता है। अब अंदर का पानी होल्स से बाहर आया, वो अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी कहां से लेगा? या तो ये सराउंडिंग से लेगा या फिर ये इस मटके की वॉल से लेगा। और अगर ये हीट एनर्जी मटके की वॉल से लेता है तो मटके की वॉल धीरे धीरे क्या होने लगेगी? ठंडे होने लगेगी। और अगर एक बार मटके की वॉल ठंडा होने लगा तो मटके के अंदर का पानी भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। तो आपने देखा कि जो मटका है, मटके में पोर्स थे, उस पोर्स से कौन बाहर आ रहे थे? पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे थे। और अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए मटके की सरफेस से क्या ले लेते थे? हीट एनर्जी ले लेते थे, जिसकी वजह से मटका क्या होने लगता था? ठंडा होने लगता था। और यही मटके ठंडे होने की वजह से मटके के अंदर का पानी भी क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हॉट समर डेज होते हैं ना, तो उसमें जो अर्थ पॉटन होता है वो पानी को बहुत ज्यादा क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। ये भी किस पे काम कर रहा है? इवेपोरेशन कॉज कूलिंग पे काम कर रहा है। तीसरी चीज, आपने सुना होगा कि गर्मी में जो स्वेटिंग होती है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या रखती है? मेंटेन या कांस्टेंट रखती है। वो भी सेम फिनोमिना करती है। सपोज करो आपका बॉडी है, इस बॉडी के हैंड वाले हिस्से में पसीना आया। अब गर्मी ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी भी क्या होगी? काफी ज्यादा हीट होगी। आपकी बॉडी को हीट से बचाने के लिए, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बचाने के लिए जो स्वेट ग्लैंड होती है क्या प्रोड्यूस करती है? ये स्वेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब ये स्वेट अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए क्या करेगा? सराउंडिंग से, मींस आपके हैंड से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपके हैंड से हीट एब्जॉर्ब हुई तो स्वेट क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। और स्वेट के इवेपोरेशन के दौरान हीट कहां से एब्जॉर्ब हुई? हैंड से। तो आपका हैंड का टेम्परेचर क्या होने लगेगा? धूप में ठंडा होने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? कांस्टेंट रहता है या फिर मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है एसिड ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। आपने सुना होगा जो लीव्स है, जो आपका लीव्स है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? पानी होता है। अब पानी क्या करता है? पानी 98% पानी तो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। और सिर्फ फूड बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए कितना परसेंट पानी लेते हैं? 2 या 3% लेते हैं। तो 98 करेक्ट नहीं है, 95 96 लिख सकते हैं। इतना पानी इवेपोरेट होता है और 5 या 4% पानी फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है कि जब ये पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन के लिए ये कहीं ना कहीं से तो हीट लेगा। वो हीट कहाँ से लेगा? इस सरफेस की या इस लीफ की सरफेस से हीट लेगा। और इस सरफेस की हीट लेगा तो ये सरफेस लीफ का क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। और इस तरीके से लीफ जो होती है वो क्या रह जाती है? ठंडी रह जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रांसपिरेशन क्या है, क्या पूछे? ट्रांसपिरेशन क्या है? तो आप बोलेंगे कि लीफ के सरफेस से पानी का क्या होना? इवेपोरेट होना। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। कोई पूछे ट्रांसपिरेशन कैसे लीफ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो आप बताएंगे कि लीफ को इवेपोरेट होने के लिए या लीफ के पानी को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कहां से लेता है? एक तो अपने सराउंडिंग से और अपने लीफ के सरफेस से। क्योंकि लीफ के सरफेस की एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है या लॉस हो रही है, जो लीफ को धीरे धीरे क्या करेगी? ठंडा करेगी, जिसकी वजह से कड़ी धूप में भी लीव्स क्या रह पाते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर रख पाते हैं।
तो ये वही था, स्वेटिंग कह लो या ट्रांसपिरेशन कह लो, ये आपके बॉडी टेम्परेचर या लीफ के सरफेस के टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, बड़ी धूप में भी। आगे बढ़े, आपसे कहा जाता है कि आपको क्या पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, किसके दौरान, समर्स के दौरान, क्या कि वो कूल और कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए कॉटन क्लोथ जानते हैं उनके ऊपर पोर्स होता है, जो पानी आप स्वेटिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, वो स्वेट कॉटन क्लोथ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कॉटन के क्लोथ में आपका स्वेट है, ये स्वेट इवेपोरेशन के लिए कहाँ से हीट लेगा, या तो अपनी सराउंडिंग से या आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी से हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी क्या होने लगेगी, कूल होने लगेगी। इसी वजह से आप जो है कॉटन क्लोथ पहनते हैं। तो कोई आपसे पूछे कॉटन के क्लोथ क्यों पहनना चाहिए सर्दियों में, तो आप बता देना कि जो कॉटन के क्लोथ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपकी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट इवेपोरेट होने के लिए कहाँ से एनर्जी लेता है, या तो आपकी बॉडी से या सराउंडिंग से, जिसकी वजह से सराउंडिंग और या आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। और समर के दिनों में कॉटन क्लोथ से आपको क्या मिलता है, कूल और कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉसर देन कप। आप जो है, सॉसर मतलब प्लेट हो गई ऐसे, और एक कप हो गया। आप देखेंगे जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो सॉसर में चाय पिया करते हैं। ऐसा क्यों, देखिए होगा क्या कि अगर कप में जो चाय है वो सरफेस एरिया कम ले रही है, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। यहीं जब आप इसी चाय को किस में पलट देते हो, सॉसर में डाल देते हो, तो सरफेस एरिया बढ़ने से, क्या बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन रेट बढ़ता है, और अगर आपका इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो आपका कूलिंग इफेक्ट भी जल्दी होगा। कूलिंग इफेक्ट जल्दी होगा तो सॉसर में क्या होगा, चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हम जो है हॉट टी बहुत अच्छे से सिप कर पाते हैं किसमें, सॉसर में, ज्यादा अच्छे से एज कंपेयर टू कप। समझ पा रहे हो। और लास्ट एप्लीकेशन है आपके डेजर्ट कूलर का या वाटर कूलर का। आपका वाटर कूलर भी किस बेस पे काम करता है, इसी इवेपोरेशन पे काम करता है। देखिए होता क्या है, ये आपका कूलर है, कूलर में अगर आप गर्मियों में पानी नहीं डालते ना, तो बाहर से देखना गर्म हवा आती है, और पानी डालोगे तो एकदम चिल्ड हवा आती है जो आपके रूम को ठंडा कर देती है। तो वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब देखो होगा क्या, आपके पास कूलर है, तो आपने कूलर के चारों एंड को देखना, ये वाला एंड, पीछे वाला और साइड वाला, इसमें क्या लगी होती है, घासें लगी होती है। अब आप देखते होगे जो मोटर है ना, मोटर कूलर के पानी को कहाँ पे डालता है, घासों में डालता है। अब आप समझ गए होंगे घासों में होता क्या होगा, कि आपके एक तरफ का पानी, जैसे सपोज करो आपके मोटर ने एक तरफ के फ्रेम में जहां पे क्या लगी थी, घास लगी थी, इस घास को क्या कर दिया, इस घास को गीला कर दिया। अगर ये घास गीली होगी तो इस घास का पानी अपने आप को इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, और इवेपोरेट करने के लिए ये घास कहाँ से एनर्जी लेगी, अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगी। अगर ये घास अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगी और इवेपोरेट होगा पानी इसके अंदर का, तो ये जो सराउंडिंग की एयर है ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और अगर ये एयर ठंडी होगी तो जब फैन चलेगा तो आपके कूलर में इस ठंडी हवा क्या जा रही होगी, अंदर जा रही होगी। तो यही है कि जो डेजर्ट कूलर है ना, वो हॉट और ड्राई डे में ज्यादा कूल इसलिए करता है क्योंकि डेजर्ट कूलर का जो पानी है वो इवेपोरेट होने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपके एयर है सराउंडिंग की वो ठंडी हो जाती है, और जब फैन होता है वो इसी ठंडी हवा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज के आपके रूम में भेजता है, जिससे आपको कूलिंग मिलती है। तो ये सारा फिनोमिना आपने जो पढ़ा ये किसकी वजह से था, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का एग्जांपल था। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।